इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया था कि मैं अपने ऊपर से एक मक्खी तक भी नहीं उड़ा सकती थी। अच्छा कर लो तो भी बोलेंगे, बुरा कर लो तो भी बोलेंगे। घर के अंदर बैठे बैठे आपको कभी भी कोई बिज़नेस नहीं मिलता। मुझे लगता है ये मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैंने इस चीज़ को अपने आगे नहीं आने दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएनएन प्लस और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशी नईम। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एक बहुत ही बाहिम्मत और इंडिपेंडेंट ख़ातून के साथ, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। एक डिसेबल ख़ातून थी जिन्होंने अपना बहुत ही कठिन सफ़र बहुत मुश्किलात से तय किया और आज वो एक इंडिपेंडेंट ख़ातून के तौर पर जानी जाती हैं। हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अस्मा, मुझे ये बताइएगा, आपने डिसेबिलिटी का ज़िक्र किया अपने प्रीवियस इंटरव्यूज़ में, तो उसमें आप जो डिसेबल थी वो बाय बर्थ थी या आप क्या ये क्या था सारा? नहीं, एक्चुअली मैं बिल्कुल ठीक पैदा हुई थी, लेकिन 1993 में एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था जिसकी बिना पे मेरा जो था मसल्स जो हैं वीक हो गए थे, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया था और इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया था कि मैं अपने ऊपर से एक मक्खी तक भी नहीं उड़ा सकती थी। फिर उसके बाद में ग्रेजुअली विद एक्सरसाइजेज एंड विद डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज़ मेरा बॉडी स्टेबल होना शुरू हुई और उसके बाद में जर्नी पीरियड मेरा स्टार्ट हुआ लाइफ का। ठीक है अस्मा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो अपना करियर स्टार्ट किया था उसके ड्यूरिंग करियर आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना हुआ होगा और आपने लाइक कुछ होते हैं लोग जो डिसेबिलिटी का एक्सक्यूज़ करके तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, तो कभी कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस की हो इसका एक्सक्यूज़ करके? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस लिहाज से तो नहीं था। हाँ, कुछ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं कि मेरे माइंड में आता है अगर मैं ठीक होती तो मैं ये भी काम करती, मैं ये भी काम करती। जैसे प्रेज़ेंट में अभी ये है कि मुझे फ़ील होता है कि मैं ना नॉर्मल जो गाड़ी जिस तरह लोग चलाते हैं वो नहीं चला सकती, मैं रन नहीं कर सकती या इस तरह है। लेकिन विद डिसेबिलिटी मैंने काफ़ी चीज़ों को जो है वो गेन किया है, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया है। और अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी तक लेवल तक में मैं एक नॉर्मल लोगों के साथ में पढ़ती रही हूँ। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैंने इस चीज़ को अपने आगे नहीं आने दिया, बल्कि इसका मैंने बड़ी हिम्मत से और अच्छे तरीके से जो है वो सामना किया। और मुझे यूँ लगता है कि जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं ना, वो वाकई में स्पेशल होते हैं अगर वो अपनी चीज़ को समझें या फ़ील करें इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अस्मा, मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस की हो और बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि मैंने काश मैं ये कर लेती? अच्छा, वो वाली चीज़ में मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने लाइक मेडिकल की पढ़ा होता ना, तो शायद इस टाइम मैं कहीं ना कहीं पे कोई जॉब कर रही होती। लेकिन मैंने अपनी फील्ड में उस टाइम पे इकोनॉमिक्स को और इन चीज़ों को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मेन पे रखा था। और उसकी वजह से ये था कि जॉब जो है ना वो स्कूल्स वगैरह मतलब कॉलेज वगैरह में मतलब मुश्किल से मिलती है, जो मेरा सब्जेक्ट था। और मुझे ऐसा लगता है कि प्री मेडिकल अगर आपने स्टडी किया हो तो उसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल हो जाती हैं। ठीक है अस्मा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो करियर का आगाज़ था उसकी इंस्पिरेशन आपने किससे ली? करियर का जो बेसिकली मेरा लाइक पहले तो मुझे ये था कि मैंने कुछ ना कुछ अपने लिए करना है। जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और वेटिंग फॉर द शादी, तो उस टाइम पे मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। मुझे घर वालों ने जो है वो मेरी पॉकेट मनी नहीं दी थी, तो मैंने अपनी सीवी बनाई, मैं कहा मैं जा रही हूँ जॉब करने। और ये कह के मैंने पहले ही अपना जो था वो यहाँ से मेरा अपना जो है करियर स्टार्ट हो गया था। 8,000 तनख्वाह थी उस टाइम पे और वो मैंने एक अमेरिकन नेशनल स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद में एक स्कूल, दूसरा, तीसरा, फिर इसके बाद में मैं जो है बैंक में भी मैंने जॉब की, कॉलेज में भी मैंने एज एन टर्नी पढ़ाया। तो इस चीज़ का जो था ना मेरे अंदर एक बूम आता गया कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। आफ्टर शादी कुछ टाइम पे, ये जब कोरोना चल रहा था, तो मैंने आप यूट्यूब के ऊपर सफ़र करना शुरू किया, चीज़ें को देखना शुरू किया, सफ़रिंग स्टार्ट की। तो मुझे एक हेयर ऑयल का बड़ा अच्छा फीडबैक मिला कि ये बालों को ग्रो करता है। हाउसवाइफ थी तो उस टाइम पे ये होता था कि चलो घर में टोटके यूज़ कर लेते हैं। घर में टोटके यूज़ करने के साथ साथ मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, अपने बच्चों पे अप्लाई किया, तो उसके ऊपर मेरे 4-5 इंचेस का जो है अच्छा मुझे ना फीडबैक मिला, मेरे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गई। यहाँ से भी मुझे एक अच्छी अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं अपना ख़ुद बना सकती हूँ। पहले मैंने नेबर्स में, कज़न्स में दिया, देन उसके बाद में मैंने इसको एज़ इंस्टा फेसबुक के ऊपर लेके आई
और विद इन मंथ्स मैंने बहुत सारे इस तरह के अवार्ड्स भी जीत लिए, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर, क्योंकि स्पेशली एबल्ड में भी फोकसिंग ऑन ऑयल, हेयर ऑयल का, मे बी इन द लाहौर आई थिंक सो मैं अकेली ही होंगी, क्योंकि जितना मैंने सेमिनार स्टैंड किए हैं, जितने मैंने जगहों पे गई हूँ, वहाँ पे कोई भी लेडी स्पेशली इस तरह की नहीं मुझे नज़र आई जो ब्रांड हेयर ऑयल का चलाती हो। अच्छा अस्मा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लाइक आपने मार्केट विज़िट किया है, मार्केट के प्राइस आप हेयर प्रोडक्ट्स को आपके हेयर प्रोडक्ट्स हैं कुछ, तो जो मार्केट के प्राइस हैं, डू यू कंसीडर कि आपकी एज़ कम्पेयर टू मार्केट कम रेट्स हैं या मार्केट से ज़्यादा हैं या क्या है? नहीं, मेरे तो मुझे तो सब ये कहते हैं आप बहुत महंगी हैं, बहुत महंगे हैं, मतलब हर बंदे को यही लग रहा होता है। लेकिन जब अगर मैं किसी अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ, जैसे हम ब्रांड को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हम ब्रांड की तरफ जाते हैं, तो हम वहाँ पे जाके चुप करके दे देंगे कि यार ये आप ब्रांड है। लेकिन हम जो लोकल लोग या लोकल बिजनेस वाले कर रहे होते हैं ना, उनकी तरफ हम ज़्यादा एक्सक्यूज़ लेके आते हैं कि ये आपके लिए, हाँ, आपका बहुत महंगा है। लेकिन आप उसके पीछे अगर पूरी स्टोरी देखें ना, कि ये पर्सन अकेला है, ये पर्सन एक अकेला जनरेट करने वाला भी अकेला है, ये सिंगल पेरेंट है या जो भी है, और ये किस तरीके से कर रहा होगा, अकेले मेहनत करना एक लॉन्ग प्रोसीजर जर्नी होता है। तो उसमें मैं अपनी प्राइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करती। हाँ, जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ में थोड़ा फ्रेंडशिप बिहेवियर में कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि ऑर्गेनिक है, ये प्योर है, इसमें मैं कोई भी मतलब किसी तरीके से भी नहीं मैं कहती कि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना होगा। ठीक है। अस्मा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपका करियर का स्टार्ट था, बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं उनको अपनी फ़ैमिली से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फ़ेस करने पड़ते हैं। फ़ैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता, फिर वो कुछ अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको ख़ानदान वालों ने कोई ऐसी बात की हो, आपको उन्होंने सपोर्ट किया या नहीं किया? अब 50-50 चांस है, किया भी कि नहीं। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ये मुझे बिल्कुल, उनकी बात भी ठीक है, वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि फ़ोकस करो किड्स के ऊपर। जिस तरह हमें घर से निकलना पड़ता है, डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता है इवेंट्स पे, तो उसमें बच्चे नेगलेक्ट होते हैं मेरे। तो उस चीज़ पे मेरे अब्बा मुझे बोलते हैं कि अपने घर के ऊपर तवज्जो दो और घर के अंदर बैठ के, लेकिन घर के अंदर बैठे बैठे आपको कभी भी कोई बिज़नेस नहीं मिलता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, हर्बलिस्ट हैं आप, उनकी जो जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अभी तक कितनी लॉन्च कर चुकी हैं और इन प्रोसेस आपकी कितनी है? मेरा जो सबसे मेन था वो सिग्नेचर हेयर ऑयल है, और जिसको मैंने स्टार्ट लेके भी चला था, और जब उस टाइम पे भी उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1000 to 1200 थी। स्टिल अभी तक भी मैंने वो रखा हुआ है। वो जो सारा जो है ना बेयर मैं ही कर रही हूँ, अगर लॉस में जाता है या जो भी है, कि मेरे जो कस्टमर है उनको ये ना फील हो कि हम हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इसके अलावा बाकी 9 नंबर ऑफ़ हेयर ऑयल्स मज़ीद मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। जैसे सपोज़ दैट किसी को सिकाकाई चाहिए होता है, आंवला चाहिए होता है, तो सिग्नेचर हेयर ऑयल के अंदर ये सारे ऑयल्स हमारे इंक्लूड हैं। इसके साथ साथ भी मैंने हेयर सीरम को अप्लाई करना शुरू किया, जो कि हमारे फ्रीज़ी हेयर्स को कंट्रोल करता है, लॉक करता है। और बॉयज़ जिस तरह ब्लोअर करते हैं बालों को और आयरन करते हैं, तो उसके लिए भी वो बेटर है, फिजिबल है। ठीक है। अस्मा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो कस्टमर रेट है वो एज़ कम्पेयर टू मेल और फीमेल की अगर रेशो कंसीडर की जाए तो किसका ज़्यादा है? अगर इस तरीके से बात की जाए तो ऑफकोर्स फीमेल का ही ज़्यादा है, क्योंकि लड़कों को ये लगता है कि अगर उसके ऊपर पिक्चर लड़की की बनी हुई है तो ये तो लड़की के लिए होगा। हालांकि स्कैल्प दोनों का सेम होता है, सर तो दोनों का ही सेम है ना, अंदर से तो दोनों की बात सेम है। मैं हर बार ही लड़कों को यही कह रही होती हूँ कि ये सेम है, दोनों के लिए ही बेटर है। मुझे ये बताइएगा कि जो डाइवोर्स वुमेन होती हैं उनकी रेशो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा हो रही है, आजकल बहुत इंक्रीज़ कर रही है, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें कि उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए या ख़ानदान वालों की बातें सुन के उनको घर में ही चुप करके बैठे रहना चाहिए? क्या कहना क्या चाहती हैं? ये हम दोनों तरफ से बात को देख सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस आपको बिल्कुल भी बेयर नहीं करना चाहिए। वो एक जो कहते हैं ना एक थप्पड़ ही तो था वाला सीन, वो तो बिल्कुल बेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम में भी नहीं है कि आपको कोई मार रहा हो और आप उसकी मार खाते रहें, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा ये कि अपने लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। ये एक औरत अपने लिए खुद ही कर सकती है, अगर उसका बाप भी उसके साथ नहीं है, भाई भी उसके साथ नहीं है, लेकिन उसको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, या थोड़ा सा कट ऑफ हो जाए कि हाँ जी आप ठीक हैं। दिस इज़ अ वेरी क्लियर आंसर अगले बंदे को ये बोलते हैं। और डिवोर्स लेडी जो होती है वो या सेपरेटेड मेजॉरिटी, अब मैं एक इवेंट पे गई थी, वहाँ पे 20 इयर्स के बाद में उस लेडी ने सेपरेशन ले ली है। लाइक 20 ईयर एक लाइफ होती है, वहाँ तक भी उसका स्टे नहीं हुआ। तो ये कोई मसला नहीं है कि अगर आप कहें कि 2 महीने या 20 साल हैं, अगर आपको लग रहा है यहाँ आपकी जगह नहीं है तो आप
हट जाएं वहाँ से। ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, इंस्टेड ऑफ कि आप एक बैड रिलेशन में रहें। और अपने लिए स्टैंड आपको ख़ुद लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे कोई टू बी वेरी सैड, हमारे यहाँ पे कोई इतने बेटर लॉज नहीं है, ना स्पेशल लोगों के लिए हैं, ना इस तरह की लेडीज़ के लिए। ये ऊपर ऊपर से हमें नज़र आ रही होती हैं। जब आप उस चीज़ के अंदर जाते हैं ना, फिर आपको पता चलता है यहाँ पे भी आप ज़ीरो हैं, यहाँ पे भी ज़ीरो हैं। कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा होता, आपको अपनी खुद ही करनी होती है। बेटर ये है कि बिज़नेस या अपने आप को स्टैंड करें, चाहे आप अपने किचन को रन करना शुरू करें, या आप अपना जिस तरह मेकअप प्रोडक्ट्स और इस तरह से करते हैं, या आप अपना कोई ऑर्गेनिक की तरफ चले जाएं जहाँ पे आपको कम मार्केट के ऊपर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, तो ज़रूर जाएं और अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूर कोशिश करें। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी अस्मा रफ़ीक। इन्होंने अपना ब्रांड ओपन किया और अपनी लाइफ़ की जर्नी का थोड़ा-सा बताया। इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी से लेकर सक्सेसफुल लाइफ़ की तरफ जितना भी इनका स्ट्रगल और इनका सफ़र था, वो इन्होंने हमसे शेयर किया। इसी के साथ अपनी मेज़बान मिशी नईम को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।